नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। पूरी दुनिया में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। खासकर बड़ी संख्या में युवा निवेशक इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर हो रही चर्चाओं के बाद भारत सरकार के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाए जाने से क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इन्वेस्टर्स के अलावा नॉन इन्वेस्टर्स भी जानने में इंटरेस्टेड हो गए हैं। आज हम अपने इस खास शो में आपके मन में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जो सवाल है उसे एक्सपर्ट के जरिए समझाने और जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए भी होगी कुछ खास जानकारियां, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात हमारे आज के एक्सपर्ट से करा देती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं अर्जुन विजय जी। आप गियोटस क्रिप्टो एक्सचेंज के को फाउंडर और सीओओ हैं। साथ ही आप आईएम कोलकाता के एल्यूमिनस हैं। आप इससे पहले वोडाफोन के साथ भी जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन जी। थैंक यू। अर्जुन जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से क्रिप्टो एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है। तो ऐसे में मेरा पहला सवाल होगा कि हमने जो शुरुआती दौर में पढ़ाई की थी तब ये जाना था कि मनी का मेनली 4 फंक्शन होता है, जो से हम कहते हैं इट इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे क्यों वर्चुअल डिजिटल एसेट की जरूरत पड़ी हमें। ये दो चीज का नेचुरल एवोल्यूशन है। एक है इंटरनेट, एक है मनी। ठीक है, आप इंटरनेट को देखो, पहले वाला इंटरनेट वर्जन वेब 1.0 कहा जाता है। उसमें आप टीवी जैसा काम किया, वो वाला इंटरनेट। कुछ वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन पब्लिश करेंगे और हम कंज्यूम करेंगे। 2005 के बाद ये चेंज हो गया, वेब 2.0 आ गया। आई मीन लास्ट 15 इयर्स में क्या होता है, यूजर्स कंटेंट को जनरेट करते हैं, यूजर्स कंटेंट को कंज्यूम भी करते हैं। ये टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप का जमाना है अभी। ये इस टाइम में क्या हो गया, जो कंपनीज इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये बहुत बहुत बड़ा कंपनीज हो गया और इनके पास हमारा सारा डेटा है। अगले वर्जन ऑफ इंटरनेट पे लोग क्या बोल रहे हैं कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म को ओन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम तो प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक चीज है। अगर हम दूसरी चीज देखेंगे, हमारे सबके पास स्मार्टफोन है, अब सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये स्मार्टफोन का कीमत 3,000 4,000 से शुरू होता है। लेकिन अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप कम से कम 8 से 10,000, ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना है तो 8 से 10,000 खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, ये क्यों पॉसिबल है? एंड्रॉइड ओपन सोर्स। ठीक है, आप विकिपीडिया को भी देख लो। ठीक है, अगर पहले 10-15 साल के पहले अगर इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो आपको पेमेंट करके एक्सेस करना पड़ता है। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया का सीडी खरीदना पड़ता था। अभी तो ऐसा जरूरत नहीं है, आप विकिपीडिया जाओ, कोई चीज को ऊपर गूगल करो और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज ओपन सोर्स का नेक्स्ट फॉर्म है ना। ये दोनों को कंबाइन करके क्रिप्टो बना रहा है। ठीक है, इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। आप देख लो, उबर है। उबर क्या करता है, मैं क्या गाड़ी बुक करता हूँ, सबसे नजदीक वाला गाड़ी को मेरे को अलोकेट करता है। ये लॉजिक के लिए वो लोग 35% चार्ज करते हैं हर राइड में। ठीक है, ये राइड को मैं ब्लॉकचेन में डाल दिया होगा। ठीक है, ये 0% हम कमीशन पे करना पड़ता है एंटिटी को। ठीक है, मैं और ड्राइवर सीधा कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्रिप्टो होता है। ठीक है, क्रिप्टो इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। वो जो सेंट्रलाइज एंटिटी उसको हटा के, जैसा पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो सकता है, पीयर टू पीयर ट्रांसैक्शन कर सकता है, उसका एवोल्यूशन है क्रिप्टो। जी जी अर्जुन जी, यहाँ अभी आपने चर्चा की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो हम आपसे वो भी समझना चाहेंगे। आपने कहा डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ ये एक करेंसी है, तो ऐसे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको कितना प्रोटेक्ट करती है और ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म होने के साथ ही किस तरीके से इसको सेफगार्ड हम कर सकते हैं? अगर आप कोई भी बड़ा वाला कंपनीज को ले लो, लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उसमें एक दो एम्प्लॉय कुछ गलत चीज करते थे, राइट। और टेक फॉर एग्जांपल ट्विटर में पिछले 3-4 महीने के पहले एक बहुत बड़ा हैक हुआ था। बड़े बड़े लोग का ट्विटर हैंडल हैक हो गया और कुछ भी ट्वीट्स आने रहे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्यों है? सेंट्रलाइज एंटिटीज में हमको ट्रस्ट करना पड़ता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों के पास कीज रहता है और वो लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो गलत हो जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में बिटकॉइन को आप देख लो, पिछले 2009 से है बिटकॉइन।
लेकिन पिछले 12 साल में काफी लोग उसको हैक करने के लिए ट्राई किया, लेकिन एक बार भी ब्लॉकचेन हैक नहीं हुआ। आई मीन एक्सचेंजेस हैव बीन हैक, वैलेट्स हैव बीन हैक, लेकिन बिटकॉइन एज अ सिस्टम हैज नॉट बीन हैक, क्योंकि वो टैम्पर प्रूफ सिस्टम है। ठीक है, उसमें काफी एफर्ट जाता है उसका। आई मीन दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट बिटकॉइन, राइट? फ्रॉम 2009 there is no one entity or one person or one country controlling bitcoin। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, देयर इज नो डाउन टाइम। आप बैंक को देख लो, ठीक है, हफ्ते में एक बार उनको डाउन टाइम जरूरत पड़ता है। ठीक है, रात में वो लोग सिस्टम को डाउन करके मेंटेनेंस करके फिर आप करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता है बिटकॉइन में। ठीक है, और बड़ा बड़ा कंपनीज में हर 2 साल 3 साल में नया नया सिस्टम लेके आते हैं, नया फीचर्स लेके आते हैं। ठीक है, बिटकॉइन में भी फीचर्स आता है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड वे के थ्रू आता है, एंड इट्स स्टिल सक्सेसफुल। दैट इज द प्रूफ इन द पुडिंग, राइट? अगर आप एक बिटकॉइन क्रिएट कर सकते हैं अकेले, राइट, विदाउट गोइंग थ्रू द सिस्टम, एक बिटकॉइन का प्राइस इज मोर देन 30 lakhs, राइट? सो 10 बिटकॉइन क्रिएट करके आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन कोई बन नहीं रहा। ठीक है, दिस इज द सक्सेस ऑफ बिटकॉइन, राइट? इफ यू गो लिटिल बिट इनटू डिटेल, राइट, इफ यू हैव अ फिजिकल कैश ऑफ 10 rupees, राइट, मैं एक दुकान को जाता हूँ, वो 10 रुपये देता हूँ, एक बिस्किट पैकेट खरीदता हूँ। ठीक है, हो गया काम। लेकिन अगर मैं डिजिटल के थ्रू पे करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बीच में एक मिडिलमैन का जरूरत पड़ता है। इट कुड बी यूपीआई, इट कुड बी पेमेंट सिस्टम्स, वीजा, मास्टर कार्ड, एचडीएफसी, पेटीएम। ठीक है, उन बिना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये 10 रुपया नोट का एक कॉपी बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं ये असली नोट है या नकली नोट है, ये सब चेक कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल में एक फाइल का आप 1000 कॉपी कर सकते हैं। आप एक सॉन्ग को देख लो, सबकी लैपटॉप में, सबकी फोन में होगा वो। इसमें कौन सी फाइल ओरिजिनल, कौन सी डुप्लीकेट हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि हर बिट सेम रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मिडिल मैन का जरूरत होता है। वो एक साइड पे डिस्ट्रॉय करते हैं 10 रुपया को, दूसरे साइड में क्रेडिट करते हैं। This problem Bitcoin has solved by decentralizing। एक बंदा वो रजिस्टर नहीं मेंटेन करता है, काफी लोग मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप भी बिटकॉइन नोड को डाउनलोड करके आप भी इसका सिस्टम पूरा अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके वजह से बिटकॉइन का सिस्टम पॉसिबल है। एंड दोज हु मेंटेन दिस अकाउंट्स, राइट, हु मेक इट, इनको माइनर कहला जाते हैं। इन माइनर को रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा ही नया बिटकॉइन भी क्रिएट होता है। 2009 के पहले 2009 के पहले there was no Bitcoin, no blockchain, no crypto। After 2009 सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज किया। बेस्ड ऑन दैट ब्लॉकचेन सिस्टम्स, अदर क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हुआ है। जी जी अर्जुन जी, यहाँ पर एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें कि ये जो आपने एक एग्जांपल दिया क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन, वैसे ही बहुत सारी ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आजकल ट्रेड हो रही हैं, तो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ सोर्स ऑफ इनकम हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसमें कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? वो एक जो नॉर्मल पर्सन है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे के इतने टेक्नोलॉजी को वो नहीं समझ पा रहा है, तो वो कैसे काम की अपनी शुरुआत करे, या इसमें किस तरीके से वो एंटर करे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे समझे? पहला स्टेप, ठीक है, हमेशा हमको रिस्क को अंडरस्टैंड करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सो अगर आप रिस्क इसका रिस्क आप पता करना चाहते हैं, आई मीन लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन फाइनेंस। ठीक है, अगर आपको 7-8% से ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, आप रिस्क ले रहे हैं। ठीक, बैंक का फिक्सेड डिपॉजिट, ये गवर्नमेंट का बॉन्ड्स, ये रिस्क फ्री हम बोल सकते हैं। ठीक है, 7%, 6% आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर आपको 10% चाहिए, बिना रिस्क चाहिए, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, हमेशा रिस्क के साथ ही आता है 10% के ऊपर। अगर क्रिप्टो में यू कैन मेक 10x मतलब 1000%, 2000% भी होता है। ठीक है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज में उसका मतलब है उतना ही रिस्क भी हाई है। ठीक है, तो हमेशा अगर आप 100 रुपया आपके टोटल इन्वेस्टमेंट साइज है, आपको इन्वेस्टमेंट ऐसा प्लान करना है कि हाई रिस्क में बहुत कम रखना है। लाइक 2 to 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन बी इन हाई रिस्क। ठीक है, अगर ये 0 हो गया, फिर भी आपके पास 95-97% ऑफ योर वेल्थ सुरक्षित है। ठीक है, आपका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये 10x हो गया, फिर आपका 100 रुपया 130-140 हो गया। ठीक है, आप इसका अपसाइड भी, आई मीन यू कैन एंजॉय द अपसाइड, एंड डाउन साइड आप लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन्वेस्ट ओनली द मनी यू कैन लूज, राइट? ठीक है, अगर 2 साल में, 1 साल में ये 0 हो गया,
फिर भी आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम इफ इट बिकम्स 10x, आपने सिर्फ 100 रुपया इन्वेस्ट किया और सिर्फ आपको 1000 रुपया इन्वेस्ट रिटर्न्स आया, आप सोचेंगे कि अगर मैं 1000 रुपये से क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए था। सो इस दोनों के बीच में अगर 10x हो गया फिर भी ठीक है, अगर 0 हो गया फिर भी ठीक है, ऐसा पैसा को इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ पे भी अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट से काफी लेसन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट जाता है, पहला चीज हमको उनको क्या बोलते हैं, स्टार्ट विद ब्लू चिप, इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, क्योंकि ये बहुत अच्छा, आई मीन दिस आर प्रूवन कंपनीज, राइट, दे हैव वेरी गुड मैनेजमेंट एंड दे हैव बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई मीन इट्स एविडेंट दे आर वेरी सक्सेसफुल कंपनीज, सो वी कैन नॉट गो मच रॉन्ग। ठीक है, अगर आई मीन कोविड जैसा कुछ प्रॉब्लम आता है, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर आता है, कोई भी होगा, दिस कंपनीज कैन सस्टेन। ठीक है, ये मर नहीं जाएगा, राइट। आई मीन व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, हम ये ऐसा कंपनीज में ही जॉब भी चुनते हैं ना, लाइक आई वांट टू जॉइन इन एचडीएफसी, आई डोंट वांट टू जॉइन इन अ छोटा मोटा कंपनी, राइट, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी रहता है। यहाँ भी ऐसा ही सोचना है। क्रिप्टो करेंसीज में सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन और इथेरियम। काफी लोग सोचते हैं ऑलरेडी बहुत महंगा है, बिटकॉइन का प्राइस 30 लाख के ऊपर है, इथेरियम का प्राइस 2 लाख के ऊपर है, मैं 1 रुपया 10 पैसा वाला क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ये बहुत गलत चीज है। गोल्ड का कीमत कितना है, बहुत महंगा, एंड आयरन का, लोहर का कीमत बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 10 किलो लोहर लेते हैं, हम इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं ना, यहाँ भी ऐसा ही देखना है। ठीक है, अगर आप खरीदते हैं, शुरू करना बिटकॉइन से ही शुरू करो, इट्स द सेफेस्ट, आई मीन रिस्क इज देयर, बट विद इन क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन सबसे सेफेस्ट है। अगर आप मार्केट को एनालाइज भी करेंगे, जब बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज होता है तब बाकी एसेट्स का प्राइस इंक्रीज होता है, जब बिटकॉइन गिरता है बाकी एसेट्स भी गिरता है। तो मैं ये बोलूंगा कि 60-70% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन और एथेरियम में रहना चाहिए। ठीक है, एथेरियम और आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक इनोवेशन। ठीक है, विटालिक बुटेरिन के नाम से एक बंदा ने इसको क्रिएट किया है, एंड काफी टोकन्स, काफी एप्लीकेशंस इसके ऊपर रन करता है। इसको हम ये अमेजॉन जैसा हम सोच सकते हैं कि जो भी क्रिप्टो में होता है उसमें 50% इसके ऊपर होता है, एथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो एज क्रिप्टो एक्टिविटीज ज्यादा होता है, एथेरियम को बहुत फायदा मिलेगा फ्यूचर में। और एथेरियम भी इट्स मिडिल ऑफ एन अपडेट। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक, आई मीन थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये एक अपडेट होने वाला है इस साल में। ठीक है, अगला 8-10 महीने में अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद एथेरियम प्राइस ऊपर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सो 60-70% इन दोनों में रख लीजिए। ठीक है, अगला आप 10% मैटिक में डाल सकते हैं, 10% बिनेंस कॉइन में डाल सकते हैं, और छोटे मोटे कॉइन्स में 1-2% से ज्यादा मत जाइए। और स्पेशली ये मीम कॉइन्स है, डोज कॉइन, शिबा इनू, इसके बारे में आप लोग काफी सुनते हैं, लेकिन इनका यूज केस ही नहीं है। ठीक है, कुछ आई मीन इट्स नॉट दैट इससे मनी बना नहीं सकते, काफी लोग हैव बिकम वेरी रिच बाय इन्वेस्टिंग इन शिबा और डोज, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है, आप बहुत रिस्क ले रहे हो, ये समझ के इन्वेस्ट करना है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, इससे दूर रहिए। जी जी अर्जुन जी, क्रिप्टो मार्केट को बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट कहा जाता है। ऐसे में आपने बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ग्रोथ दिखाया है, वैसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना सेफ होगा। ऐसे में ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि वो समय के साथ बदलते रहता है क्रिप्टो का प्राइस, तो ऐसे में हम कैसे ट्रेंड को एनालाइज करें? क्या मतलब ईयरली बेसिस पे देखें या एवरीडे बेसिस पे देखें या वीकली देखें, किस तरीके से एनालाइज करते हैं इसे? हमेशा स्टॉक मार्केट में भी दो चीज होते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, ठीक है, एक बुल मार्केट और बैर मार्केट कहला जाते हैं। ठीक है, लाइक व्हेन एवरीथिंग इज इन ट्रेंड, सारे स्टॉक्स ऊपर जाता है, व्हेन समथिंग इज इन डाउन ट्रेंड ऑल दी स्टॉक्स गो डाउन, करेक्ट। सो यहाँ भी ऐसा होता है, Bitcoin halving की टाइम लाइक 2020, 2016, these are the times when Bitcoin halving happened। ये एक टेक्निकल चीज है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है Bitcoin आर्किटेक्चर में। ठीक है, सो उस टाइम के थोड़ा सा पीछे और उसके आगे बहुत प्राइसेस इंक्रीज होता है, उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइजेशन होता है, थोड़ा प्राइस नीचे भी गिरता है, फिर अगला हाविंग आता है, 4 साल के एक बार ये हाविंग आता है, और फिर प्राइस ऊपर चला जाता है। राइट, बिटकॉइन का प्राइस आप देख सकते हैं 2017 की स्टार्टिंग में 50-60 हजार का था, 2017 के एंड में 13 लाख तक चला गया। जी,
ठीक है। फिर 2 साल में 1.5 लाख तक आ गया प्राइस, आई मीन 2018 दिसंबर तक 1.5 लाख पे आ गया। फिर 2021 मई में 50 लाख तक चला गया। तो ये सब थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आप 13 लाख में खरीद लिया, ठीक है, आपको 2 साल वेट करना पड़ता है, 50 लाख तक पहुंच चुका होगा। लेकिन आप जब 2 लाख तक आता है, आप सेल कर दिया होगा, आप लॉस बुक कर दिया, तो आपको नुकसान है क्या ना, 11 लाख का नुकसान है, ठीक है। Like you could have made 37 lakhs of profit if you waited for 2 years, but becoming panic and selling it makes you जी the loss of 11 lakhs, right? जी ये So क्रिप्टो patience is very very important. जी जी अर्जुन जी, क्रिप्टो करेंसीज आपने ये तो बता दिया कि किस तरीके से हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज ज़्यादा सेफ होते हैं। हम ये समझना चाहेंगे इसको यूज़ कैसे करते हैं, या इसे मतलब किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, क्या ये जी सो स्टॉक मार्केट जैसा यहाँ भी बहुत कैटेगरीज है। हम ऐसा नहीं कि 50 स्टॉक एक जैसा हम ट्रीट करते हैं। थोड़ा इंफ्रा का स्टॉक्स होता है, थोड़ा बैंकिंग का स्टॉक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी लाइक आई कंपनीज का स्टॉक्स होते हैं। ऐसा क्रिप्टो करेंसीज को भी आप अलग अलग करके एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथेरियम को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। एथेरियम जैसा सोलाना है, लूना है, ट्रॉन, ईओएस, ठीक है। सिमिलरली यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उसकी जैसा काफी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है। तो आप ऐसा क्रिप्टो करेंसीज को ग्रुप करके फिर एनालाइज करना है। सो हमको सबको पता है हम एक कंपनी को सक्सेसफुल कब कहते हैं, जब अडॉप्शन ज्यादा है। अगर आपको गाड़ी बुक करना है, हम उबर या ओला में बुक करते हैं, ठीक है। अगर खाना ऑर्डर करना है ऑनलाइन में, स्विगी या जोमेटो में करते हैं। तो हमको पता है जब स्विगी जब सक्सेसफुल होगा, तब सारे की सारे लोग का स्मार्टफोन में वो ऐप है और वो यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। ये एनालिसिस यहाँ भी कर सकते हैं, कितने लोग, कितना एड्रेसेस ये यूनिस्वैप को यूज कर रहे हैं, राइट। पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना था, उसका कंपटीशन कौन है, उस कंपटीशन को कितना लोग यूज करते हैं, वो कंपटीशन में एक ट्रांजैक्शन करने के लिए कितना कॉस्ट होता है, इस यूनिस्वैप में एक ट्रांजैक्शन करने के लिए कितना कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये सा हर चीज का एनालिसिस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं, आप एयरलाइंस का स्टॉक्स देखेंगे, ठीक है, इंडिगो और स्पाइस जेट। इंडिगो में अवेलेबिलिटी कितना है, राइट, दे आर गोइंग विद 80% फुल कैपेसिटी। स्पाइस जेट में 50% इफ इट्स एम्प्टी, तो स्पाइस जेट का प्राइस गिरेगा और इंडिगो का ऊपर जाएगा। सेम हियर आल्सो। सो यूसेज जितना ज्यादा है और उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। तो पहला चीज हमको देखना है, ये क्रिप्टो करेंसी किस चीज के लिए बनाया है। यूनिस्वैप है जो एक्सचेंज करने के लिए, अगर आपके पास मैटिक है, उसको एथेरियम को चेंज करना चाहते हैं, आप बिना कोई मिडिलमैन आप कर सकते हैं यूनिस्वैप में, ठीक है। ये इसका यूज केस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप कंपेयर करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है, ठीक है, उसका प्राइस इतना है, नंबर 2 में इतना है, और डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप, ये इतना ट्रांजैक्शन ये जस्टिफाइड हो या ना हो, ठीक है। ये सब आप एनालाइज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। जी जी अर्जुन जी, अभी हाल ही में इंडिया में हम देख रहे हैं कि लगातार गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर। अभी जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तब से 30% टैक्स भी लगने की बात हो गई है, 1% टीडीएस भी लगने वाला है। ऐसे में सरकार का रवैया तो सख्त नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या हमारे कंट्री में, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के नाम पर इससे मतलब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए जाएंगे और इसके कारण क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, क्रिप्टो करेंसीज पर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर असर पड़ सकता है? See, there is a saying, right? It's darkest before the dawn, right? जब सूर्य सन आने के पहले सबसे ज्यादा डार्क होता है। तो मैं इसको भी ऐसा ही देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट ने इसको पूरा बैन करने का फैसला लिया था 2021 में, और उसका पेपर भी रेडी हो गया। द बिल वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट पास, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें इतना पोटेंशियल है, इट कुड बी फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इट कुड बी फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उन्होंने बैन का फैसला चेंज करके अभी रेगुलेशन आने वाला है, अगला 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा। तब तक चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा कुछ रेगुलेशन लेके आया है, लेकिन ये भी बहुत हाई स्टेप में आया है, ठीक है। आप कोई भी चीज को देख लेंगे, ओवर अ टाइम रैशनलाइज हो जाता है। हम ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा पीपल का प्रॉब्लम सुनेंगे। इसी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ये चीज कंट्रोल में रहना है और सबसे ज्यादा लोगों को टैक्स पे करना है। इसके थ्रू टैक्स जो कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के लिए काफी फायदा हो सकता है, ठीक है। तो अगर ज्यादा टैक्स होना है, अगर आप 50%, 60% टैक्स चार्ज करेंगे, तो काफी लोग इसको यूज नहीं करेंगे और कुछ और चीज यूज कर सकते हैं। लाइक लोग कैश में ट्रेड करने शुरू करेंगे, ऐसा चीज कर सकते हैं।
ठीक है, तब गवर्नमेंट का रेवेन्यूज कम होता है। तो एक ऑप्टिमम लेवल होता है, ठीक है, 10-15% टैक्स। ठीक है, जैसा आप स्टॉक्स को ट्रीट करते हैं, इसको भी ऐसा ही ट्रीट कर सकते हैं। ऑलरेडी बड़ा ट्रेडर्स ऑलरेडी दुबई या सिंगापुर मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत आई मीन आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ऐसा चीज इनको पसंद नहीं लगा, सो इन्होंने मूव कर दिया। गवर्नमेंट ने 30% टैक्स से शुरू किया, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट स्लैब है। थोड़ा थोड़ा ये कम हो सकता है फ्यूचर में, लाइक जैसा डिस्कशन चालू है। ठीक है, वी आर होपफुल दैट गवर्नमेंट विल रिड्यूस द टैक्स एंड मेक इट कॉम्पिटिटिव, राइट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, राइट। द टैक्स रेट्स एवरीथिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, I mean, at some point of time will become similar, right? India is starting very high, China, Singapore, Dubai are starting very low. Over a period of time, it will become equal. That is my understanding. जी, लेकिन गवर्नमेंट की यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता यही है, और अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF के कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही थी कि सभी देशों को मिलकर इसको रेगुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका मानना है कि क्योंकि इसमें ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ करेंसी है और इसको लेकर कोई बॉडी नहीं है जो इसको मॉनिटर कर रही है, ऐसे में इसका मिस यूज़ हो सकता है। आपको क्या लगता है, बिकॉज आपका एक खुद का एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल बना रही है चीज़ों को। तो क्या आपको लगता है कि इसे एक दायरे में डाल देने के बाद क्या हम ये डिजिटल करेंसी को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं वो भी साथ में रख पाएंगे और इसे रेगुलेट करते हुए सेफ भी कर पाएंगे? 2016 में एक एक्सचेंज था बिटफिनेक्स, उसका बहुत बड़ा हैक हुआ था। अभी पिछले 3-4 महीने पहले वो दोनों का परपेट्रेटर्स आई मीन हैव बीन कॉट, राइट। पुलिस ने पकड़ा दिया इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन और एथेरियम ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। जो भी ट्रांजैक्शन 2009 से अभी तक हुआ है बिटकॉइन में, सब लोग देख सकते हैं। इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ठीक है। ऑलरेडी काफी टूल्स अवेलेबल हैं, चाइनालिसिस, कॉइन फर्म, एलिप्टिक, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉइन कहां से कहां जा रहा है, ये कौन सी एड्रेसेस गलत चीज के लिए यूज हो रहा है, कौन सी एड्रेसेस अच्छा चीज के लिए यूज हो रहा है, कौन सी एड्रेसेस एक्सचेंज कर लिए। तो ये सारी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग ऑलरेडी पॉसिबल है, राइट। गवर्नमेंट्स इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ठीक है, आगे वाले टाइम में, एंड इट्स मच मोर सेफर, राइट। इट्स नॉट अ ब्लैक बॉक्स, इट्स अ व्हाइट बॉक्स। तो आई मीन इफ यू लुक एट वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप को आप देख सकते हैं, यूएस को देख सकते हैं, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दे हैव ऑल रेगुलेटेड बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। उसको आई मीन हाउ टू मेक इट सेफर, गवर्नमेंट का चिंता बिल्कुल 100% करेक्ट है, एंड देयर आर टूल्स अवेलेबल फॉर दैट, राइट। तो हम यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट इसको बैन नहीं किया, इसको रेगुलेट करने का सोच कर रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल है इसको मॉनिटर करना। जी अर्जुन जी, आपने इतनी जानकारियां हमें दी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आज तो हमने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट जाना और समझा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किस तरीके से काम कर रहा है। आपने कुछ सजेशंस भी दिए कि कौन से क्रिप्टो करेंसीज बेहतर हो सकते हैं, जिसमें जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपसे फिर से बात करें, फिर से चर्चा करें और स्पेशलाइज टॉपिक पर अपने व्यूअर्स को आपके ओपिनियंस बता सके, इसके बारे में समझा सके। आज जो आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे से हमें इसके बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद है आज के इस खास शो में दी गई जानकारियों से आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। साथ ही हमारे आज के एक्सपर्ट अर्जुन जी ने जो आपको सजेशंस दिए कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको वैसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पिछले काफी दिनों से बेहतर ट्रेड कर रहे हैं, और उनके सजेशंस को अगर आप मानते हैं तो शायद आपकी ये जो जर्नी होगी उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आने वाले दिनों में हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी आपको और भी जानकारियां दे सके, ऐसे ही एक्सपर्ट से आपके मन में जो सवाल है उसके जवाब ढूंढ सके। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ नए विषय के साथ हम आएंगे और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी आपको जानकारियां देंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिज़ तक।